तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को एसपीडी साइंस के जितने भी सवाल हैं, यानी कि एसपीडी साइंस से जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम सवाल को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सवाल को देख रहे हैं कि RH फैक्ट्री संबंध है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त से। ठीक है, क्या हो जाएगा? रक्त से। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल कि RH फैक्ट्री के खोजकर्ता कौन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर एवं विनर। ठीक है, अगला सवाल कि रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि से। अगला सवाल है कि रक्त को शुद्ध कौन सा चीज यानी कि रक्त का शुद्ध करता है, तो दोस्तों विक्र। ठीक है दोस्तों अगला सवाल कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम यानी कि क्या बोलते हैं, तो दोस्तों रक्त के शुद्धिकरण की हम प्रक्रिया को बोलते हैं यानी कि डायलिसिस। ठीक है, अगला सवाल कि मूत्र का निर्माण होता है, तो दोस्तों विक्र से यानी कि विक्र में। ठीक है, अगला सवाल कि विक्र की भार होती है, तो दोस्तों 150 ग्राम। ठीक है, अगला सवाल है यानी कि 150 ग्राम। अगला सवाल क्या है, यानी कि मानव गुर्दा में बनने वाली पथरी बनी होती है किस चीज़ की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम ऑब्जेक्टलेट यानी कि ऑब्जेक्टलेट हो जाएगा कि। ठीक है, ऑब्जेक्टलेट की हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। अगला सवाल कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र है, तो दोस्तों सिफगैनोमीटर। ठीक है, सिफगैनोमीटर। अगला जो हमारा सवाल है कि सर्वप्रथम रक्त प्रेषण तंत्र का अध्ययन किया था, तो दोस्तों विलियम हार्वे ने। ठीक है, अगला सवाल है कि शरीर से हृदय की ओर जाने वाले यानी कि रक्त ले जाने वाला रक्त वाहिनियां को हम क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उसे हम शिरा बोलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर हृदय से शरीर में रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां को हम क्या बोलते हैं, तो धमनी बोलते हैं। अगला सवाल है कि हृदय की धड़कन का यानी कि नियंत्रक है, तो दोस्तों पेसमेकर। ठीक है, अगला हमारा सवाल है कि जराविक यानी कि सात है, तो दोस्तों कृत्रिम हृदय। अगला सवाल है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। अगला सवाल है कि पित्त होता है, तो दोस्तों पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। ठीक है, अगला सवाल है कि पित्त का पीएच मान होता है, तो 7.7। अगला सवाल है कि पित्त स्रावित होता है, तो यकृत द्वारा। ठीक है, यकृत द्वारा। अगला सवाल है कि यकृत लीवर में यानी कि भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो दोस्तों विटामिन ए। अगला सवाल है कि पित्त जमा होता है, तो दोस्तों पित्ताशय में। अगला सवाल है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो दोस्तों कुत्ते के काटने से। तो दोस्तों कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों यानी कि हाइड्रोफोबिया। जो दोस्तों हाइड्रोफोबिया रोग होता है वह विषाणु के द्वारा होता है। अगला सवाल है कि विषाणु की खोजकर्ता कौन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इवानोस्की ने। ठीक है, इवानोस्की हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि विषाणुओं का अध्ययन है, तो दोस्तों वायरोलॉजी को बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि रानी खेती बीमारी फैलती है, दोस्तों रानी खेती यानी कि रानी खेत बीमारी फैलती है, तो दोस्तों वायरस के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है कि जंतुओं में होने वाली यानी कि फुट एंड माउथ रोग होते हैं, तो दोस्तों विषाणुओं के द्वारा। सवाल में कहा जा रहा है कि जंतुओं में होने वाले यानी कि फुट एवं माउथ रोग होते हैं, तो दोस्तों विषाणुओं के कारण। अगला सवाल है कि अगला सवाल है कि कौकों का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों माइक्रोलॉजी। दोस्तों हिंदी पढ़ते समय थोड़ी गलती हो जाती है, तो दोस्तों उसे सीरियस ना ले। ठीक है, अगला सवाल कि दोस्तों शैवाल का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो दोस्तों सेलुलोज की। ठीक है, अगला सवाल कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज यानी कि ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, ल्यूवेन हॉक ने ठीक है जीवाणु की खोज किया था। अगला सवाल कि यानी कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो दोस्तों ठोस से। ठीक है, क्या चीज़ से? ठोस से। अगला हमारा सवाल है कि ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ठीक है, ध्वनि की गति जो होती है धीमी कब होती है, तो दोस्तों हवा में। ध्वनि की चाल होती है दोस्तों 760 मिली प्रति घंटा। अगला सवाल है वायु क्या है, तो दोस्तों वायु एक गैसों का मिश्रण है। अगला सवाल है वायु का उदाहरण है, तो दोस्तों गैस में विलयन। ठीक है, अगला सवाल है हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो 322 मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल है कि ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होती है, तो दोस्तों डेसिबल होता है। अगला सवाल है कि हवा का वाष्प यानी कि वाष्प घनत्व कितना होता है, तो दोस्तों यानी कि 14.4 होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों दूरी का होता है। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो दोस्तों 9.46 गुने 10 के पावर 12 यानी कि किलोमीटर, या 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है,
दोस्तों आइए यहाँ पे अगला सवाल है, यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई है तो दोस्तों पारसेक, ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो कहते हैं उसे हम पारसेक कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल की जड़ों के रूपांतरण है तो दोस्तों यानी कि मूली और गाजर। अगला सवाल की तने का रूपांतरण है दोस्तों आलू और प्याज। अगला सवाल की पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो दोस्तों मस्तिष्क में। अगला सवाल की मास्टर ग्रंथि कहलाती है यानी कि पिट्यूटरी, यानी कि क्या कहलाती है तो पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। अगला सवाल है कि ये अगला सवालों में दोस्तों कहा जा रहा है यहाँ पे, यानी कि शरीर दो सबसे छोटी ग्रंथि है तो दोस्तों पिट्यूटरी हो जाएगा। अगला सवाल है कि दो प्रमुख यानी कि वंशानुगत रोग है, यानी कि वंशानुगत रोग है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि वर्णाधत एवं यानी कि हीमोफीलिया, ठीक है। अगला सवाल कि सर्वप्रथम मनुष्य में यानी कि वर्णाधता का वर्ण किया यानी कि वर्णन किया तो दोस्तों हेरनर ने, ठीक है। हेरनर ने 1846 में यानी कि 76 में, ठीक है, 1876 में किया था। दोस्तों सवाल में क्या कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णधाता का वर्ण यानी कि वर्णन किया था तो दोस्तों यानी कि हेरनर ने किया था और 1876 में, ठीक है। अगला सवाल की एक वर्णद है व्यक्ति में यानी कि पहचान करने की क्षमता नहीं होती है तो दोस्तों हरा एवं लाल रंग की। अगला सवाल की थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि से। अगला सवाल की जठर रस में पाई जाती है तो दोस्तों यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला सवाल की लाइकेन में पृष्ठ पर सहजीवी यानी कि सहजीवी मौजूद होती है तो दोस्तों कॉक और शैवाल। अगला जो हमारा सवाल है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम को हम क्या बोलते हैं तो दोस्तों टाइलिन। अगला सवाल कि प्रोटीन का पाचन होता है तो दोस्तों छोटी आंत में। अगला सवाल कि मनुष्य में यानी कि मनुष्य में पाचन आरंभ होता है तो दोस्तों मुख्य से, ठीक है। अगला सवाल कि पचे भोजन का अवशेषण होता है तो दोस्तों छोटी आंत में। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम को हम बोलते हैं यानी कि टाइलिन। अगला सवाल है कि टीबिया नामक हड्डी पाई यानी कि टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो दोस्तों टांग में, ठीक है। अगला सवाल कि भोजन पचाने की सहायक होते हैं तो दोस्तों एंजाइम। अगला जो हमारा सवाल है कि एंजाइम की रचना होती है तो दोस्तों एमिनो अम्ल से। अगला सवाल की पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो दोस्तों एमिनो अम्ल में। अगला हमारा सवाल है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है तो दोस्तों यानी कि माल्टोज। अगला सवाल कि शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। अगला हमारा सवाल है कि शरीर में ऊतक का निर्माण होता है तो दोस्तों प्रोटीन से, ठीक है। अगला सवाल है कि हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं तो दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस। अगला हमारा सवाल है कि भोपाल गैस कांड यानी कि 1984 में रिसाव हुआ था तो दोस्तों मिथाइल यानी कि आइसोसाइनाइड का, ठीक है, आइसोसाइनाइड का। अगला सवाल है कि काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं तो दोस्तों किसे हम कहते हैं क्रमशः यानी कि कार्बोनेडो और ग्राफाइट को, ठीक है, ग्राफाइट को। अगला सवाल कि जीवन रक्षा हार्मोन कहते हैं तो दोस्तों एड्रिनल का, ठीक है, एड्रिनल को, ठीक है, एड्रिनल को कब बोलते हैं जीवन रक्षक हार्मोन, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि पौधे यानी कि जो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है तो दोस्तों पत्ती। अगला सवाल है कि पत्ती का रंग हरा होता है तो दोस्तों क्लोरोफाइट यानी कि क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लौक के कारण, ठीक है। अगला सवाल है कि पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है तो दोस्तों यानी कि कैरोटीन के निर्माण के कारण, ठीक है। अगला सवाल है कि पूर्ण हरित में उपस्थिति मुख्य धातु को हम क्या बोलते हैं तो दोस्तों मैग्नीशियम बोलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला सवाल है कि पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, जिसका हम यानी कि प्रकाश संश्लेषण को हम किस नाम से बोलते हैं तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगला सवाल कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो दोस्तों CO2 जल यानी कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश। अगला हमारा सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो दोस्तों लाल रंग प्रकाश में। अगला जो हमारा सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो दोस्तों यानी कि उपचयन होता है तो दोस्तों जल से, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो दोस्तों यानी कि
फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, ठीक है, यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। अगला सवाल है कि राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो दोस्तों तना। अगला सवाल है कि दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु को हम क्या बोलते हैं तो दोस्तों यानी कि राइजोवियम, ठीक है। अगला सवाल है कि पेड़ नाइट्रोजन ग्रहण करता है तो दोस्तों नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन होता है तो दोस्तों जाइलम द्वारा। अगला सवाल है कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तो दोस्तों फाइलम द्वारा। अगला सवाल है कि यह तंत्र जिसके द्वारा तने यानी कि तने की वृद्धि दर नापी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं तो दोस्तों यानी कि ऑक्जेनोमीटर, ठीक है, ऑक्जेनोमीटर, ठीक है, क्या बोलते हैं ऑक्जेनोमीटर। अगला सवाल है कि आत्महत्या की थैली कहलाती है तो दोस्तों आइसो यानी कि आइसोसोम, ठीक है। अगला सवाल है कि लाइसोसोम की खोज की डी डूबे ने 1949 में, ठीक है। अगला सवाल है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है तो दोस्तों राइबोसोम। अगला सवाल, प्रोटीन की खोज को हम राइबोसोम बोलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों प्रोटोन यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण को हम क्या बोलते हैं तो दोस्तों राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है राइसोसोम द्वारा होता है और प्रोटीन की फैक्ट्री को भी हम राइबोसोम बोलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है कि डीएनए की खोज किया था तो दोस्तों वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है। अगला सवाल है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था तो दोस्तों यानी कि कॉर्नबर्ग, ठीक है, कॉर्नबर्ग हो जाएगा। अगला सवाल है कि डीएनए और आरएनए है तो दोस्तों न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। अगला सवाल है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम कहते हैं तो दोस्तों जीन। डीएनए के क्रियात्मक खोज को हम क्या कहते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों जीन बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि डीन को डबल यानी कि हेलिकस मॉडल को बनाया था तो दोस्तों वाटसन एवं क्रिक ने। अगला हमारा सवाल है कि डीएनए की इकाई है तो दोस्तों न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था तो दोस्तों हरगोविंद खुराना ने। अगला सवाल है कि पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है तो दोस्तों XY तथा XX। अगला सवाल है कि एक लड़का पिता में यानी कि क्रोमोसोम पाता है तो दोस्तों 22+Y। अगला सवाल है कि बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो दोस्तों पिता के गुणसूत्र यानी कि XY द्वारा। अगला सवाल की पैतृककर्ता सिद्ध करने में सहायक है तो दोस्तों यानी कि पैतृककर्ता सिद्ध करने में सहायक है तो दोस्तों डीएनए और फिंगरप्रिंट यानी कि टेस्ट, ठीक है, फिंगरप्रिंट टेस्ट। तो सवाल में दोस्तों क्या कहा जा रहा है, जो पैदा करता है उसे हम सिद्ध किस चीज़ से करते हैं तो दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट से। अगला सवाल है कि मधुमेह रोग होता है तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से। अगला सवाल है कि इंसुलिन की खोजकर्ता को हम क्या बोलते हैं तो दोस्तों वेटिंग एवं वेस्ट ने, ठीक है। अगला सवाल है कि इंसुलिन शरीर में बनती है तो दोस्तों अग्नाशय द्वारा। अगला सवाल है कि ब्रंकाटाइटिस एक रोग है यानी कि ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो दोस्तों श्वास नली का, ठीक है। अगला सवाल है कि पेप्सिन का एक उदाहरण है तो दोस्तों एंजाइम, ठीक है। अगला सवाल कि दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन सी होता है, ठीक है। अगला सवाल कि टॉक्सिन क्या है तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। अगला हमारा सवाल है कि प्रोटोप्लाज्म यानी कि प्लाज्मोडियम यानी कि परजीवी है तो दोस्तों मलेरिया रोग का। दोस्तों प्लाज्मोडियम परजीवी है तो दोस्तों मलेरिया रोग का। अगला सवाल है कि मलेरिया रोग का वाहक को हम क्या बोलते हैं तो दोस्तों मदा यानी कि फेलिज मच्छर, ठीक है। अगला सवाल है कि मलेरिया रोग में प्रभावित अंग को हम बोलते हैं यानी कि फलिहा यानी कि तितली, ठीक है। अगला सवाल है कि मानव मूत्र में यानी कि उत्सर्जित होता है तो दोस्तों विटामिन सी। अगला सवाल है कि मूत्र यानी कि अम्लीय का पीएच मान जो होता है हमारे प्यारे दोस्तों 6 होता है। अगला सवाल है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है तो दोस्तों यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। अगला सवाल है कि मेढक के हृदय में होते हैं दोस्तों 3 भाग। अगला सवाल है कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं तो दोस्तों 4। अगला सवाल है कि मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है तो दोस्तों 10%। अगला सवाल है कि शरीर में प्रचुर पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, ठीक है। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा जो होती है 65 से 80% होती है। अगला हमारा सवाल है कि
मानव शरीर का सामान्य ताप होता है? तो दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 37.6 सेल्सियस यानी कि 310 केल्विन। ठीक है। अगला जो सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला सवाल में कहा जा रहा है कि मनुष्यों में यानी कि मेरुदंड से कितनी जोड़ी तांत्रिक निकलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 31। अगला सवाल है कि गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज यानी कि वाल्डियर ने किया था। ठीक है। अगला सवाल है कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है? तो दोस्तों यानी कि क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। ठीक है, क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। अगला सवाल है कि मनुष्य में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है 46 यानी कि 23 जोड़ी। अगला सवाल है कि जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो दोस्तों कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है? तो दोस्तों माइक्रोप्लाज्म। अगला सवाल है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। अगला सवाल है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम बोलते हैं यानी कि न्यूरॉन। ठीक है। अगला सवाल है कि कोशिका शब्द का निर्माण जो हुआ था रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला सवाल है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ को हम बोलते हैं डीएनए। अगला सवाल यानी कि कोशिका का अध्ययन को हम बोलते हैं यानी कि काइटोलॉजी बोलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। ठीक है। अगला सवाल है कि समसूत्री विभाजन होता है? तो दोस्तों कायिक कोशिकाओं में। अगला सवाल है कि अर्धसूत्री विभाजित यानी कि विभाजन होता है? तो दोस्तों लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। अगला सवाल है कि स्तंभ कंद यानी कि धन कंद शुक्ल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है? तो दोस्तों क्रमशः आलू यानी कि बड़ा केसर यानी कि बंडा केसर। ठीक है, बंडा केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। ठीक है। अगला सवाल है कि अमरूद यानी कि अंगूर, शरीफा तथा टमाटर में यानी कि टमाटर में खाने योग्य भाग होते हैं? तो दोस्तों फल भीति। ठीक है, फल भीति को हम खाते हैं। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि आम, पपीता तथा वेर यानी कि वेर के खाने योग्य भाग होते हैं? तो दोस्तों यानी कि मध्य फल भीति हम खाते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि फूल गोभी का खाने का योग्य कौन सा होता है? तो दोस्तों यानी कि पुष्पकर्म। ठीक है, पुष्पकर्म को हम खाने के योग में लाते हैं। अगला सवाल है कि हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? दोस्तों हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कुरकुमिन हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो दोस्तों लाइकोपिन। अगला सवाल है कि अदरक तथा आलू में खाने का योग्य भाग जो होता है? तो दोस्तों उसे हम ताना कहते हैं। दोस्तों जो ताना होता है वो आलू और अदरक के खाने का योग होता है। ठीक है। अगला सवाल है कि दूध में पाए जाने वाले यानी कि शर्करा है? तो दोस्तों यानी कि लैक्टोज को बोलते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि सबसे लंबा कृत्रिम वर्म है? तो दोस्तों टैप वर्म। ठीक है। अगला सवाल है कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है? तो दोस्तों अपकेंद्रीय पर। ठीक है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। ठीक है। अगला सवाल है कि दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? तो दोस्तों बढ़ता है। अगला सवाल है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर। अगला सवाल है कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम है? तो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल है कि यानी कि मूल्य रंग कहलाता है? तो दोस्तों नीला, लाल और हरा। अगला सवाल है कि इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन और अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ठीक है। अगला सवाल है कि इंद्रधनुष में रंग होता है 7। कितने रंग होता है? तो 7 रंग होता है। अगला सवाल है कि इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। ठीक है। अगला सवाल है कि प्रकाश का रंग निश्चित होता है? तो दोस्तों तरंगदैर्घ्य द्वारा। अगला सवाल है कि वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों गमा किरण से। ठीक है। अगला सवाल है कि परावैंगनिक किरणों की खोज की थी? तो दोस्तों यानी कि रिटर ने। अगला सवाल है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो दोस्तों क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग का। अगला सवाल है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो दोस्तों यानी कि 3900 से यानी कि 7800 के बीच होता है। ठीक है। यहाँ पे अगला सवाल है हमारा, यानी कि अगला सवाल में दोस्तों क्या कहा जा रहा है? अगला सवालों में दोस्तों कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, अगला सवाल में कहा जा रहा है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों निर्वात में। अगला सवाल है कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। अगला सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितना होती है? तो दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, ध्यान से लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी सवाल हैं। ठीक है।
दोस्तों अगला सवाल की यानी कि अगला सवाल आइए हम कर लेते हैं। जो अगला सवाल है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्यों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकिरणन के कारण। ठीक है। अगला सवाल है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है? तो दोस्तों प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। ठीक है। अगला सवाल है कि तारे टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश अपवर्तन यानी कि अपवर्तन के कारण। अगला सवाल है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों वास्तविक उल्टा तथा वास्तविक छोटा। अगला सवाल है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। अगला हमारा सवाल है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे यानी कि माना जाता है? तो दोस्तों समतल दर्पण को। ठीक है। अगला सवाल है कि प्रकाश समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है? तो दोस्तों अनंत होता है। ठीक है। अगला सवाल है कि हवा का बुलबुला जल के व्यवहार करता है? तो दोस्तों अवतल लेंस की भांति को। ठीक है, भांति को। अगला सवाल है कि विद्युत यानी कि विद्युत फ्यूज मिश्रित होता है? तो दोस्तों तांबा, टीन तथा सीसा का। अगला सवाल की हीटर का तार बना होता है? तो दोस्तों नाइक्रोम का। अगला सवाल कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है? तो दोस्तों टंगस्टन का। अगला सवाल कि बल्ब में भरे जाने वाले गैस को हम नाइट्रोजन बोलते हैं। अगला सवाल कि ट्यूबलाइट में भरा जाता है यानी कि पारे का वाष्प व आर्गन। ठीक है। अगला सवाल कि फ्यूज का तार बना होता है? तो दोस्तों सीसा और टीन का। अगला सवाल कि फोटोग्राफी में उपयोग तत्व को हम क्या बोलते हैं? दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड। अगला सवाल ब्रोमाइड बोलते हैं। ठीक है। अगला सवाल कि फोटोग्राफी में यानी कि फिक्सर के रूप में पाए जाने वाले यानी कि के रूप में प्रयोग होता है? दोस्तों फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है? तो दोस्तों सोडियम यानी कि थायोसल्फेट का। ठीक है, थायोसल्फेट का। अगला सवाल कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आइजेलिक अम्ल को। ठीक है, आइजेलिक अम्ल। अगला हमारा सवाल है कि तेल दीप की यानी कि बत्ती में तेल ऊपर उठता है किसके कारण? दोस्तों जो तेल के दीप होती है उसमें बत्ती में तेल ऊपर उठता है किसके कारण? तो दोस्तों कोशिकत्व यानी कि कोशिकत्व क्रिया के कारण। ठीक है, कोशिकत्व क्रिया के कारण। दोस्तों तेल में जो बत्ती ऊपर उठती है यानी कि बत्ती के सहारे जो तेल ऊपर उठती है वो किसके कारण उठती है? तो दोस्तों यानी कि कोशिकत्व के कारण, कोशिकत्व क्रिया के कारण। अगला सवाल कि हीरा का यानी कि हीरा जो चमकना का यानी कि मिराची का बनने का कारण है? तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल है कि भू स्थिर उपग्रह की यानी कि ऊंचाई है? तो दोस्तों 36,000 किलोमीटर। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? तो दोस्तों नाभिकीय संलयन। अगला सवाल की यानी कि रॉकेट की गति आधारित है? तो दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला सवाल की मानव नेत्र का कार्य करता है? तो दोस्तों उत्तल लेंस की तरह। ठीक है। अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? तो दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग करके। ठीक है। अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दोष के कारण यानी कि नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। ठीक है। अगला सवाल कि दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस के प्रयोग के कारण। ठीक है। अगला सवाल कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर। अगला सवाल कि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है? तो दोस्तों नाभिकीय संलयन पर। अगला सवाल कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल कि दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच के प्रयोग में हम कौन से दर्पण को लाते हैं? तो दोस्तों अवतल दर्पण को। ठीक है, अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण। अगला जो सवाल है कि यानी कि नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों न्यूट्रॉन होता है। अगला सवाल है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु को हम पारा बोलते हैं? अगला सवाल है कि द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है? तो दोस्तों ब्रोमीन हो जाएगा। अगला सवाल है कि विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। ठीक है। अगला सवाल है कि अदिश राशि है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। ठीक है। अगला सवाल है कि सदिश राशि है? तो त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। अगला सवाल की शुष्क बर्फ है? तो दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल की तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है परमाणु। अगला सवाल की रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु होता है? अगला सवाल की परमाणु के 3 मौलिक कण को हम क्या बोलते हैं? यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला सवाल की इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता को हम जे यानी कि थॉमसन ने यानी कि खोज किया था? अगला सवाल कि प्रोटॉन की खोजकर्ता को हम रदरफोर्ड ने। अगला सवाल है कि न्यूट्रॉन की खोज यानी कि जेम्स सैडविक ने। ठीक है।
अगला सवाल कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित कण होता है और प्रोटॉन जो होता है धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन जो होता है एक यानी कि आवेशहीन कण है। ठीक है। अगला सवाल कि पॉजिट्रॉन की खोज की थी तो दोस्तों यानी कि एंडरसन ने। ठीक है। अगला सवाल कि इलेक्ट्रॉन यानी कि त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है दोस्तों ऑक्सीजन एवं अवकरण। ठीक है। अगला सवाल कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से कितना गुना होता है यानी कि तो दोस्तों 1840 गुना। अगला जो हमारा सवाल है यानी कि अगला सवाल है कि वैद्युत अपघटन में ऑक्सीजन होता है तो दोस्तों एनोड पर। ठीक है। अगला सवाल कि परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था तो अगला सवाल कि परमाणु के नाभिक में होता है तो दोस्तों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला सवाल कि एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों परमाणु संख्या। ठीक है। परमाणु संख्या यानी कि एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या परमाणु संख्या होती है। ठीक है। अगला सवाल है यानी कि ऐसा परमाणु जिनके परमाणु क्रमशः सामान्य परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है। अगला सवाल कि ऐसा परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं तो दोस्तों समभारिक। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्ती सारणी यानी कि प्रस्तुत किया मेंडलीफ ने। ठीक है। अगला सवाल कि आवर्त सारणी के यानी कि उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं तो दोस्तों वर्ग तथा आवर्ती। ठीक है। आवर्त बोलते हैं वर्ग तथा आवर्त। अगला सवाल कि आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। अगला सवाल कि तत्व का सबसे पहला वर्गीकरण किया था तो दोस्तों यानी कि डोब्रेनियर ने। ठीक है। अगला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है तो दोस्तों 18 और तथा 7। अगला सवाल कि नॉन सटीक बने होते हैं तो दोस्तों यानी कि टेफ्लॉन के। ठीक है। टेफ्लॉन के। अगला सवाल कि अयस्क में उपस्थिति अशुद्धि कहलाती है यानी कि गैंग। ठीक है। गैंग कहलाती है। अगला सवाल कि खनिज एवं अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं तो दोस्तों यानी कि धातु कर्म बोलते हैं। अगला जो हमारा सवाल कि बर्तनों में यानी कि कलाई के लिए उपयोग किया जाता है तो दोस्तों ओनियम क्लोराइड का। ठीक है। ओनियम क्लोराइड का यानी कि अमोनिया क्लोराइड लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड का। ठीक है। यहाँ पे अमोनिया क्लोराइड का हम बर्तनों के कलाई में उपयोग किया जाता है अमोनियो क्लोराइड का। ठीक है। अगला सवाल है कि पटाखों में हरा रंग होता है तो दोस्तों बेरियम के कारण। ठीक है। अगला सवाल कि अतिसावजी की दौरान लाल चटक रंग होता है तो दोस्तों एस्ट्रोसियम की उपस्थिति के कारण। ठीक है। अतिसाबाजी की दौरान लाल चटक रंग होता है तो दोस्तों एस्ट्रोसियम की उपस्थिति के कारण। ठीक है। अगला सवाल कि भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल में कहा जा रहा है कि मार्स गैस कहलाता है तो दोस्तों मीथेन। नोबल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस कहलाता है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कहलाता है लिथियम। सबसे भारी धातु कहलाता है यानी कि ओस्मियन। ठीक है। अगला सवाल कि सबसे कठोर धातु को हम प्लेटिनम कहते हैं और सबसे कठोर पदार्थ को हीरा बोलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों सबसे सर्वाधिक यानी कि धातु को हम स्टील बोलते हैं और गुब्बारे तथा वायुयान में यानी कि टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अश्रु गैस है तो दोस्तों यानी कि एसिटोफिनॉन हो जाएगा। ठीक है। एसिटोफिनॉन। अगला सवाल कि हंसने वाली गैस को हम नाइट्रो ऑक्साइड यानी कि N2O। ठीक है। अगला सवाल कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है तो दोस्तों कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को घुले रहना। ठीक है। का घुले रहना दोस्तों कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। ठीक है। के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। ठीक है। अगला सवाल कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है तो दोस्तों कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट
मिलकर, ठीक है। अगला सवाल है कि जल का शुद्ध रूप क्या है? तो दोस्तों वर्ष का जल यानी कि वर्षा का जल होता है। अगला सवाल है कि भारी जल यानी कि भारी जल का अणुभार होता है 20। भारी जल की खोजकर्ता यानी कि 1932 यूरेका यानी कि वासा वर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O, ठीक है। अगला हमारा सवाल कि कृत्रिम वर्ष के लिए प्रयोग में लिया जाता है सिल्वर यानी कि आयोडाइड ने, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। अगला सवाल है कि लोहा का सबसे शुद्ध रूप है? तो दोस्तों पिटवा लोहा, ठीक है, पिटवा लोहा होता है जो सबसे लोहा का शुद्ध रूप होता है। अगला सवाल है कि लोहे के किस रूप को यानी कि किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो दोस्तों पिटवा लोहा का, ठीक है। अगला सवाल है यानी कि अगला जो सवाल में कहा जा रहा है कि लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों यानी कि पालक के पत्तों में यानी कि हरी सब्जियां में, ठीक है। अगला सवाल है कि लोहों को यानी कि लोहे का जंग से बचने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, जिससे हमें लोहा पर जंग न लगे, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं यानी कि गैल्वेनाइज यानी कि नाइजिंग प्रक्रिया, ठीक है। अगला सवाल कि विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी है। अगला सवाल है कि शुद्धतम सोना होती है? तो दोस्तों 24 कैरेट की। अगला सवाल है कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना होता है 75%। अगला सवाल है कि बेवकूफ़ों का सोना होता है? तो दोस्तों यानी कि पैराटाइट्स, ठीक है। अगला सवाल है कि लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है? तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। अगला सवाल है कि सोल्डर यानी कि टांका मिश्र है? तो दोस्तों सीसा एवं टीन का, ठीक है। अगला सवाल है कि क्वार्टर्स में होता है? तो दोस्तों सिलिकॉन और ऑक्सीजन। अगला सवाल है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक जो होता है आइसोप्रोम यानी कि आइसोप्रीन का, ठीक है। अगला सवाल कि सबसे उत्तम कोयला को हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों एनाथ्रासाइड्स, ठीक है, एनाथ्रासाइड होता है, एनाथ्रासाइड होता है। अगला सवाल की यानी कि कांसा मिश्र धातु होता है तांबा व टीन का। अगला सवाल की कांचे फल को यानी कि कांचे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि लोहे का यानी कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु को। अगला सवाल कि कैमरा दूरबीन के लेंस यानी कि विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे का प्रयोग होता है? तो दोस्तों फ्लिंट कांच का, ठीक है, फ्लिंट कांच का। अगला सवाल है कि पारा का मुख्य अयस्क क्या है? तो दोस्तों सिनेबार है। अगला सवाल है कि कैल्शियम पोटेशियम तथा यानी कि कैडमियम का अयस्क है? तो दोस्तों क्या अयस्क है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा आपका यानी कि डोलोमाइट, नाइटर तथा यानी कि ग्रीनोकाइट्स, ठीक है। अगला सवाल कि बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है? तो दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों जो अगला सवाल है कि यानी कि एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है? तो दोस्तों सल्फर के यौगिक मिथाइल यानी कि मॉर्कॉप्टेन को, ठीक है। 1 मोल बराबर होता है 0 यानी कि 6.023 गुने 10 के पावर 23, ठीक है। अगला सवाल है कि एक यानी कि अवगाड्रो संख्या के बराबर होता है 6.0 यानी कि 23 गुने 10 के पावर 23, ठीक है। अगला सवाल है कि हीरा का यानी कि अपेक्षिक घनत्व तथा आवर्तनांक घनत्व होता यानी कि आवर्तनांक होता है? तो दोस्तों क्रमशः 2.2 और 2.4 यानी कि 417, ठीक है। अगला सवाल है कि रिएक्टर में नियंत्रक छोड़ यानी कि छड़ के रूप में प्रयोग होता है? तो दोस्तों कैड यानी कि कैडमियम या बोरॉन की छड़ का, ठीक है। अर्धचालक का उदाहरण है? तो दोस्तों कार्बन, सिलिकॉन तथा यानी कि जर्नेमियम यानी कि जर्नियम, ठीक है। अगला सवाल कि अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है, ठीक है। घटने पर क्या होती है? घटती है। अगला सवाल कि अति चालक का प्रतिरोधकता होती है शुद्ध यानी कि क्या होती है? शून्य होती है। यानी कि अति चालकता का प्रतिरोधकता जो होती है वो क्या होती है? तो शून्य होती है, ठीक है, शून्य होती है। अगला सवाल कि सोडा वाटर विलयन है? तो दोस्तों गैस का। अगला सवाल है कि अम्ल का राजा यानी कि कहा जाता है H2SO4 को। अगला सवाल है कि ठोसों में ऊष्मा का यानी कि संरक्षण होता है? तो दोस्तों यानी कि चालन विधि द्वारा। अगला हमारा सवाल है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है? तो दोस्तों 1/10 सेकेंड, ठीक है। अगला सवाल है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए यानी कि श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच का न्यूनतम दूरी होती है? तो दोस्तों 7 मीटर यानी कि 17 मीटर। अगला सवाल है कि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो दोस्तों प्रकाश तरंग। अगला सवाल है कि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है? तो दोस्तों ध्वनि तरंग हो जाएगा, ठीक है।
अगला हमारा सवाल है कि ध्वनि तरंग माप यानी कि गमन करती है तो दोस्तों लंबवत पर। अगला सवाल है कि मनुष्य नहीं सुन सकता है तो दोस्तों प्राश्रव्य तरंग, ठीक है। अगला सवाल है कि सेकेंडरी लोलक का यानी कि आवर्तकाल है तो दोस्तों 2 सेकंड। अगला सवाल है कि मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो दोस्तों यानी कि 25 सेमी, ठीक है। अगला सवाल है कि सामान्य आंखों की न्यूनतम यानी कि दूरी बिंदु कितना होता है तो दोस्तों अनंत होता है। अगला सवाल है कि कैप्सूल का यानी कि आवरण बना होता है तो दोस्तों स्टार्च का, ठीक है। अगला सवाल है कि अंडे का यानी कि आवरण बना होता है तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। अगला सवाल है कि मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन यानी कि सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है तो दोस्तों यानी कि फ्रेनोलॉजी को बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड का। अगला सवाल है कि वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। अगला सवाल है कि कृत्रिम शिल्क कहलाता है तो दोस्तों यानी कि रेयान होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि आम का वैज्ञानिक नाम होता है यानी कि मैजिफेरा इंडिका, ठीक है। अगला सवाल कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए यानी कि प्रयोग किया जाता है यानी कि अमेनिया गैस का, ठीक है। अमेनिया गैस का, ठीक है। अगला सवाल कि रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक है तो दोस्तों जेम्स यानी कि हैरिसन। अगला सवाल कि रेफ्रिजरेटर में एक सामान्य ताप को बनाए रखता है तो दोस्तों यानी कि थर्मोस्टेट, ठीक है। थर्मोस्टेट हो जाएगा। अगला सवाल कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा यानी कि खोल दिया जाए तो कमरे के ताप बढ़ जाएगा, कमरे का ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि यानी कि पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है तो दोस्तों यानी कि पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड में। अगला सवाल है कि गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक यानी कि सीवी देसाई हैं। अगला सवाल है कि गोबर गैस से प्राप्त होने वाला गैस को हम मीथेन कहते हैं। अगला सवाल है कि बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक होता है मीथेन। अगला सवाल है कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है यानी कि CO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस। अगला सवाल की सभी गैस से शून्य आयतन घेरेगी तो दोस्तों माइनस यानी कि 273 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल की परम शून्य ताप यानी कि ताप का मान्य होता है तो दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि दोस्तों अगला सवाल की यानी कि यहाँ पे अगला सवाल में क्या कहा जा रहा है, अगला सवाल में दोस्तों प्रोटीन का पाचन होता है तो दोस्तों पेप्सिन एंजाइम से। अगला सवाल की प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी कि बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है तो दोस्तों यूरिया हो जाएगा। अगला सवाल की प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था तो दोस्तों यानी कि वहलर ने, ठीक है। अगला सवाल की यूरिया में नाइट्रोजन की यानी कि प्रतिशत मात्रा होती है 46%। अगला सवाल की यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो दोस्तों एमाइड के रूप में। अगला सवाल की यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2, ठीक है, CONH2, ठीक है। अगला सवाल की यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो दोस्तों मूत्र में। अगला सवाल है कि शरीर में यूरिया किस अंग यानी कि किस अंग में बनता है तो दोस्तों यकृत हो जाएगा। अगला सवाल है कि मूत्र दुर्गंध देता है, दोस्तों मूत्र जो होता है दुर्गंध देता है यूरिया के कारण, ठीक है। अगला सवाल की दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है तो दोस्तों 62 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल कि दूध का pH मान होता है 6.6। अगला सवाल कि दूध के प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम को हम क्या बोलते हैं तो दोस्तों रेनिन को, ठीक है। अगला सवाल कि दूध की शुद्धता मापी जाती है तो दोस्तों लैक्टोमीटर से। अगला सवाल की BHC 10% की व्यापारी नाम क्या है तो दोस्तों गैमॉक्सिन हो जाएगा, ठीक है, गैमॉक्सिन हो जाएगा, ठीक है, गैमैक्सिन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गैमैक्सिन। अगला सवाल है कि दूध खट्टा होता है तो दोस्तों जीवाणु के कारण होता है। अगला सवाल कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है तो दोस्तों काली मिट्टी, ठीक है। अगला सवाल कि पेनिसिलिन क्या है तो दोस्तों एंटीबायोटिक है। अगला सवाल कि अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भागों में, ठीक है। अगला सवाल है रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है तो दोस्तों सोडियम यानी कि सिलिकेट, ठीक है, सोडियम सिलिकेट। अगला सवाल की दर्द निवारक दवा कहलाती है दोस्तों दोस्तों एनाल्जेसिक, ठीक है,
यानी कि एनालिसिस बोलती है। दर्द निवारक दवा को हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस, ठीक है। अगला सवाल है कि दूध में पाए जाने वाली शर्करा को हम क्या बोलते हैं? लैक्टोज बोलते हैं। अगला सवाल है कि एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो दोस्तों बैक्टीरिया को। अगला सवाल है कि अंडाणु का निषेचन होता है यानी कि फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में। अगला सवाल है कि द्रव में ऊष्मा का सर्वोच्च यानी कि सर्वोत्तम संवाहक है तो दोस्तों पारा हो जाएगा। एंटीबायोटिक यानी कि एम्पिसिलियन प्राप्त होता है तो दोस्तों बैक्टीरिया से, ठीक है, बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया से। अगला हमारा सवाल कि हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन कहलाता है। अगला सवाल कि कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्ह का यानी कि चिन्ह को किससे विकसित किया जाता है तो दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट घोल से, ठीक है। अगला सवाल कि पुराने तेल चित्र यानी कि तैल चित्रों के रंगों को यानी कि फिर से यानी कि उभारने के काम आते हैं तो दोस्तों हाइड्रोजन यानी कि पेरोक्साइड, ठीक है। अगला सवाल कि यानी कि हाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड। अगला सवाल कि पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली यानी कि सेलोफेन किससे बनी होती है तो दोस्तों ग्लूकोज यानी कि एसीटेट। अगला सवाल कि चीनी के संशोधन के लिए प्रयुक्त रंजक को हम क्या बोलते हैं तो दोस्तों वैन ब्लॉक, ठीक है, यानी कि बोन ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, बोन ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, बोन ब्लॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला सवाल की व्यापारी का भार यानी कि लिफ्ट में अधिक होता है तो दोस्तों जो ऊपर की ओर गति से बढ़ती रहती है यानी कि बढ़ रही हो, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि किसके साथ कास्टिक सोडा को यानी कि उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है तो दोस्तों वासा के, ठीक है। अगला सवाल की श्यानता की एसआई यानी कि एसआई इकाई क्या है, एसआई यूनिट क्या है तो दोस्तों यानी कि पॉइज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पॉइज, ठीक है, क्या हो जाएगा? पॉइज हो जाएगा। अगला सवाल की जय यौगिक का निवार्य तत्व है तो दोस्तों कार्बन हो जाएगा। अगला सवाल कि अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है तो दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने के लिए, ठीक है। अगला सवाल कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ती है जबकि द्रव्यमान नियत रहती है, ठीक है, द्रव्यमान क्या रहती है तो नियत रहती है दोस्तों। अगला सवाल कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है तो दोस्तों मध्य की यानी कि प्रत्यास्था तथा घनत्व पर, ठीक है। अगला सवाल कि CO2 गैस प्राकृतिक क्या होती है तो दोस्तों अम्लीय होती है। CO2 गैस प्रकृति क्या होती है तो दोस्तों अम्लीय हो जाएगा, ठीक है, अम्लीय हो। दोस्तों जैसे कि अगला सवाल है कि CO2 गैस की प्रकृति क्या होती है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन। अगला सवाल है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो सकती है तो दोस्तों 8। अगला सवाल है कि दियासिलाई में प्रयोग होता है तो दोस्तों लाल फास्फोरस। अगला सवाल है कि कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों विरंजक चूर्ण का, ठीक है। अगला सवाल है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन यानी कि न्यूफिकेशन हो जाएगा। अगला सवाल है कि श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो दोस्तों ऊर्जा का। अगला सवाल है कि श्वसन में शर्करा का होता है तो दोस्तों ऑक्सीकरण, ठीक है। अगला सवाल कि आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय मध्य यानी कि माध्यम से, ठीक है। अगला सवाल कि हार्मोन का कार्य क्या है तो दोस्तों सभी प्रकार की रासायनिक क्रिया को यानी कि नियंत्रित करना, ठीक है। अगला सवाल कि प्रतिवर्ती क्रिया की यानी कि क्रिया का संचालन केंद्र है तो दोस्तों मेरुदंड है, ठीक है। अगला सवाल कि ऑटोमोबाइल के यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है तो दोस्तों पास्कल के नियम पर, ठीक है, पास्कल के नियम पे। अगला सवाल कि सोने को घोला जाता है यानी कि घोला जा सकता है तो दोस्तों सल्फ्यूरिक के तथा यानी कि नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। अगला सवाल कि कॉर्क प्राप्त होता है तो दोस्तों यानी कि वैक क्रस्ट के यानी कि क्वैक क्रॉस, ठीक है, ओक के पेड़ में, ठीक है, क्वैक क्रॉस यानी कि ओक के पेड़ में, ठीक है। अगला सवाल की कुनैन प्राप्त होता है तो दोस्तों सिनकोना की छाल में यानी कि सिनकोना की छाल से, ठीक है। अगला सवाल की मॉर्फिन तथा यानी कि हेरोइन का मुख्य स्रोत है तो दोस्तों अफीम हो जाएगा। अगला सवाल की तारपीन का तेल प्राप्त होता है दोस्तों, तारपीन का तेल प्राप्त होता है तो दोस्तों यानी कि चीड़ के पेड़ से, ठीक है, चीड़ के पेड़ से।
अगला सवाल कि चाय के यानी कि उत्तेजित पदार्थ होता है तो दोस्तों थीन हो जाएगा। अगला सवाल कि कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है तो दोस्तों यानी कि कैफीन हो जाएगा। अगला सवाल है कि दूध में उपस्थिति प्रोटीन होता है कैसिन। अगला सवाल है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है तो दोस्तों निकोटीन हो जाएगा। अगला सवाल है कि चांदी की चमक को काला कर यानी कि कर देता है तो दोस्तों ओजोन गैस, ठीक है। अगला सवाल है कि टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु है तो दोस्तों यानी कि 3000 डिग्री सेल्सियस से यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। इस्पात की कठोर निर्भर करती है तो दोस्तों उसमें उपस्थिति कार्बन की मात्रा पर। अगला सवाल है कि 1 ग्राम वाष्प से यानी कि ऊर्जा यानी कि उत्पन्न होती है तो दोस्तों 9.3 कैलोरी, ठीक है। अगला जो सवाल है कि भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा जो है यानी कि ब्रायोफाइट्स। अगला सवाल है कि मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है तो दोस्तों जीरोफाइट्स। अगला सवाल है कि चट्टानों पर उगने वाला पौधा को हम क्या बोलते हैं यानी कि लिथोफाइट्स, ठीक है। अगला सवाल है कि गोबर पर उगने वाला कॉक को हम क्या बोलते हैं यानी कि कोप्रोफिल, ठीक है, यानी कि कोप्रोफिल। अगला सवाल है कि वृक्ष के छाल पर यानी कि उगने वाला कॉक लाइकेन कहलाता है जिसे हम क्या बोलते हैं तो दोस्तों यानी कि कार्टिकोलस, ठीक है, कार्टिकोलस। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा बाजिंड यानी कि बीजांड, सबसे बड़ा बीजांड होता है तो दोस्तों साइकस में, ठीक है। सबसे बड़ा बीजांड जो होता है साइकस में होता है। किस चीज़ में होता है? साइकस में होता है। अगला सवाल है कि संसार के सबसे लंबे पौधे से संबंधित है यानी कि जिम्नोस्पर्म से, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। अगला सवाल है कि पृथ्वी की सतह सबसे ऊपर यानी कि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि वायुमंडलीय होता है संवहन विधि द्वारा। अगला सवाल है कि वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है तो दोस्तों रेडॉन हो जाएगा। अगला सवाल है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस को हम क्या बोलते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टॉन। अगला जो हमारा सवाल कि अक्रिय गैस की खोज किया था तो दोस्तों यानी कि रैमजे ने, ठीक है, रैमजे ने। अगला सवाल कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होता है 78% होता है। अगला सवाल कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व को हम बोलते हैं हाइड्रोजन। अगला सवाल कि वायुमंडलीय दाब का यानी कि मापक है तो दोस्तों बायोमीटर, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अगला सवाल है कि यानी कि द्रावित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का मुख्य संगठन है ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। अगला सवाल है कि वॉयल नियम लागू होता है यानी कि वॉयल नियम लागू होता है नियत तापमान पर, ठीक है। अगला सवाल है कि एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर किस यानी कि किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, 1 मोल का आयतन कितना होता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा 2 यानी कि 22.4 लीटर, ठीक है। अगला सवाल है कि सिगरेट यानी कि लाइटर से निकलती है तो दोस्तों ब्यूटेन गैस, ठीक है। अगला सवाल है कि अम्ल वर्ष होती है तो दोस्तों SO2 तथा NO2 के कारण, ठीक है। अगला सवाल है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं कैल्शियम यानी कि हाइपोक्लोराइड, ठीक है, हाइपोक्लोराइड। अगला सवाल है कि मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला यानी कि रेशा था तो दोस्तों नायलॉन का। अगला सवाल है कि सेलुलोज से बने कृत्रिम यानी कि रेशा कहलाता है तो दोस्तों यानी कि रेयान बोलता है, किसे यानी कि रेयान को बोलते हैं। अगला सवाल कि जीवाश्मों का उम्र ज्ञात कीजिए तो दोस्तों रेडियो कार्बन यानी कि डेटिंग विधि द्वारा। अगला सवाल कि पुरानी चट्टानों की आयु यानी कि आयु का आकलन किया जाता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। अगला सवाल कि हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है तो दोस्तों फ्लोरीन होता है। अगला सवाल कि शहद का मुख्य घटक है तो दोस्तों यानी कि फ्रुक्टोज हो जाएगा, ठीक है, फ्रुक्टोज हो जाएगा। अगला सवाल है कि शर्करा को यकृत बदल देती है तो दोस्तों ग्लाइकोजन हो जाएगा यानी कि ग्लाइकोजन में, ठीक है। अगला सवाल है कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है तो दोस्तों कैरामल यानी कि कैरामल का। अगला सवाल है कि खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचने के लिए प्रयोग किस चीज़ को किया जाता है तो दोस्तों बेंजाइक अम्ल को, ठीक है, बेंजाइक अम्ल को। अगला सवाल है कि सत्य फल उत्पन्न होता है तो दोस्तों अंडाशय से। अगला सवाल है कि असत्य फल उत्पन्न होता है तो दोस्तों बीजाणु से, ठीक है। अगला सवाल है कि पौधे का प्रजनन अंग होता है तो दोस्तों फूल में, ठीक है। अगला सवाल है कि फूल का अध्ययन को हम क्या कहते हैं तो दोस्तों पोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि पोमोलॉजी। फूल के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं तो पोमोलॉजी बोलते हैं। अगला सवाल है कि फूलों का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं एंथ्रोलॉजी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है फलों के अध्ययन को हम
यानी कि पोमोलॉजी बोलेंगे और फूल के अध्ययन को हम एंथ्रोलॉजी बोलेंगे। यहाँ पे हम नहीं देखा था, ठीक है। यहाँ पे दोनों में यानी कि यहाँ पे डिफेक्ट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों फूल के हम अध्ययन को यानी कि फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी बोलेंगे और फूल के अध्ययन को हम एंथ्रोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फल के अध्ययन को हम एंथ्रोलॉजी और फूल के अध्ययन को हम पोमोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। ध्यान से लिख लीजिएगा। अगला सवाल है, यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ है, यानी कि जल में मिले विटामिन है तो दोस्तों बी तथा सी। अगला सवाल की वसा में घुलनशील विटामिन को हम क्या बोलते हैं? ए, डी, ई तथा के विटामिन, ठीक है। अगला सवाल की मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है यानी कि सेरेब्रम, ठीक है। अगला सवाल की अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों मस्तिष्क होता है। अगला सवाल है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो दोस्तों सेरी यानी कि सेरिब्रम, ठीक है। अगला सवाल की सुक्रोज होता है, सुक्रोज एक क्या होता है? तो दोस्तों सुक्रोज जो होता है यानी कि ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। अगला सवाल की तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है तो दोस्तों अगर तत्काल ऊर्जा यानी कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कौन सा चीज़ दिया जाता है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल की गन पाउडर मिश्रित होता है तो दोस्तों सल्फर यानी कि चारकोल एवं यानी कि सोरा का, ठीक है। सोरा का हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्षों की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला सवाल है कि अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अगला सवाल है कि कुपोषण होता है तो दोस्तों प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि क्वाशी ओकर यानी कि क्वाशी ओकर एवं मराश यानी कि मराश मस की बीमारी होती है तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से होती है। दोस्तों क्वाशी ओकर एवं यानी कि मराश मस की बीमारी जो होती है प्रोटीन की कमी से होती है। अगला जो हमारा सवाल है कि बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो दोस्तों यानी कि थायरॉक्सिन की कमी से होती है, ठीक है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि से लुप्त हो जाती है? तो दोस्तों यानी कि थाइमस के कारण, ठीक है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि से लुप्त हो जाने के कारण है? तो दोस्तों यानी कि थाइमस के कारण, ठीक है। अगला सवाल कि प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो दोस्तों सेलुलोज है, ठीक है। सेलुलोज है, ठीक है। दोस्तों जो अगला सवाल है, अगला सवालों में कहा जा रहा है कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है तो दोस्तों 10 के पावर 5 Nm मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की वायु दाब माप यानी कि मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना यानी कि सूचक होता है तो दोस्तों यानी कि वर्षा की संभावना का, ठीक है। वर्षा की संभावना का, ठीक है। अगला सवाल की वायु दाब यानी कि वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है तो दोस्तों आंधी या तूफानी का, ठीक है। आंधी या तूफानी का। अगला सवाल कि वैरोमीटर में पारे के स्तंभ के यानी कि का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है तो दोस्तों स्वच्छ व साफ मौसम का, ठीक है। अगला सवाल की दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दोस्तों घटता है, ठीक है। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये सवाल दोस्तों सवाल में क्या कहा जा रहा है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दोस्तों घट जाता है। अगला सवाल की पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा यानी कि तैर रहा है तो दोस्तों टुकड़े के पूरे यानी कि पिघल जाने पर पानी का तल क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पानी का जो तल होता है वह अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। अपरिवर्तित रहेगा। अगला सवाल की बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब जो होता है अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों घटता है, ठीक है। अगला सवाल कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि पानी से भरे किसी बर्तन में यानी कि पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ था तो पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई यानी कि छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। दोस्तों जो अगर पानी में भरे किसी बर्तन में पकड़ा हुआ यानी कि यहाँ पे सॉरी दोस्तों कहा जा रहा है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का यानी कि सिक्का थोड़ा ऊपर उठ जाए तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी यानी कि जो छड़ी होती है मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण? तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जैसे कि दोस्तों अगर आप गिलास में पानी एक डब्बे में पानी रख लीजिए और उसमें एक छड़ को डालिएगा
अगर डालकर अगर आप देखिएगा तो दोस्तों छड़ जो है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है। जो मुड़ी हुई यानी कि प्रतीत होती है वो किसके कारण होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। अगला सवाल कि घड़ी की भारी हुई चाबी यानी कि भरी हुई चाबी, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है, यानी कि संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अगला सवाल कि गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला सवाल कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। अगला सवाल है कि जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर। अगला सवाल है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0, ठीक है। अगला सवाल कि गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल यानी कि छिड़कने पर मच्छर मर जाता है, तो दोस्तों किसके कारण? तो दोस्तों पृष्ठीय तनाव कम होने के कारण, ठीक है, पृष्ठीय तनाव कम होने के कारण। अगला सवाल है कि कोई वस्तु द्रव यानी कि द्रव में असंत या पुण्य यानी कि जैसे कि दोस्तों मैंने सवाल में बताया था, यानी कि कोई वस्तु द्रव या असंत या पूर्ण डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, तो दोस्तों यानी कि उत्प्लावन बल के कारण, ठीक है। अगला सवाल कि यानी कि उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया, तो दोस्तों आर्किमिडीज ने, ठीक है, यानी कि आर्किमिडीज ने, ठीक है। अगला सवाल कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम यानी कि संहित का द्रव्यमान लेकर उसके ताप यानी कि 1 डिग्री यानी कि सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है, तो दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा। सवाल में क्या कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम यानी कि संहित का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री यानी कि सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? तो दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अगला सवाल है कि पृथ्वी के लिए यानी कि पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगला सवाल है कि सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 मीटर यानी कि 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल है कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे यानी कि यानी कि मईमा हो जाएगा, ठीक है, मईमा हो जाएगा। अगला सवाल है कि अगला जो हमारा सवाल है दोस्तों यानी कि पनडुब्बी के अंदर से बाहर दिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों यानी कि पेरिस्कोप का, ठीक है, यानी कि पेरिस्कोप का हो जाएगा। पेरिस्कोप को किस चीज़ में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए, ठीक है। अगला सवाल है कि तड़ित चालक का आविष्कारक किया था, तो दोस्तों यानी कि तड़ित चालक का आविष्कारक किया था, तो दोस्तों बेंजामिन यानी कि फ्रैंकलिन ने, ठीक है। अगला हमारा सवाल कि तड़ित चालक यानी कि बना होता है, तो दोस्तों तांबा का। अगला सवाल कि प्राथमिक सेल यानी कि शुष्क सेल कहलाता है। अगला सवाल कि शुष्क सेल में यानी कि संग्रहित ऊर्जा को हम रासायनिक बोलते हैं। अगला सवाल कि शुष्क सेल का कैथोड बना होता है, यानी कि शुष्क सेल का कैथोड जो बना होता है वो जस्ता का बना होता है, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि यानी कि शुष्क सेल का एनोड बना होता है दोस्तों कार्बन का। अगला सवाल कि यानी कि संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु होता है सीसा। अगला सवाल कि यानी कि गैलेना अयस्क है, तो दोस्तों सीसा का। अगला सवाल कि लेड यानी कि संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है, तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन यानी कि अपघट्य होता है, तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला सवाल है कि वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है, तो दोस्तों कैथोड पर, ठीक है। अगला सवाल कि प्राकृतिक चुंबक होता है, तो दोस्तों लोहा का ऑक्साइड, ठीक है, लोहा का ऑक्साइड। अगला जो हमारा सवाल है कि स्वतंत्रता पूर्वक यानी कि लटका चुंबक इंगित करता है दोस्तों उत्तरी दक्षिणी दिशा को, ठीक है। अगला सवाल की अस्थाई चुंबक बनाया जाता है, तो दोस्तों नर्म लोहा का, ठीक है। अस्थाई जो चुंबक बनाया जाता है दोस्तों इस्पात का बनाया जाता है। अगला सवाल की चुंबक के यानी कि समान ध्रुवों में होता है, तो दोस्तों यानी कि विकर्षण होता है। तो अगला सवाल है कि चुंबक के असामान्य ध्रुवों में होता है आकर्षण और सामान्य ध्रुवों में होता है विकर्षण, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि चुंबकत्व खत्म हो जाता है, तो दोस्तों पीटने या गर्म करने से, ठीक है। अगला सवाल है कि चुंबक यानी कि सुई संकेत करती है, तो दोस्तों उत्तर की तरफ से, ठीक है, उत्तर की तरफ से, ठीक है। अगला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक होता है गैस, ठीक है, यानी कि
यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रा क्या होता है, यानी कि गॉस होता है, ठीक है, गॉस होता है, ठीक है, गॉस हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र का तीव्र यानी कि तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है, यानी कि टेस्ला यानी कि यूनिट प्रति एम्पियर मीटर या वेबर मीटर यानी कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि ध्रुवों का नमन कोण होता है, तो दोस्तों 90 डिग्री। अगला सवाल है कि यानी कि मुक्त रूप से यानी कि लटकी चुंबकीय सुई यानी कि सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण यानी कि बनाता है, तो दोस्तों 18 डिग्री का। अगला सवाल है कि विषुवत रेखा यानी कि विषुवत रेखा पर यानी कि नति कोण का मान जो होता है 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री होता है। अगला सवाल है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम यानी कि अवलोकित किया गया, तो दोस्तों यानी कि किसे अवलोकित किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ओरस्टेड द्वारा, ठीक है। अगला सवाल है कि डायनेमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर यानी कि माइक्रोफोन लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है, तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि डायनेमो यानी कि परिवर्तित करता है, तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर जो बदलता है वो किस चीज़ को, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और इसी प्रकार रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो करता है बैटरी करता है, ठीक है, बैटरी करता है। अगला जो हमारा सवाल है कि ट्रांसफार्मर का यानी कि क्रोड बना होता है, तो दोस्तों नर्म लोहा का, ठीक है। अगला सवाल है कि ताप का एसआई यानी कि एसआई मात्रक जो होता है केल्विन होता है, और डायोड से धारा बहती है, तो दोस्तों एक दिशा में, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का प्रयुक्त होता है दोस्तों केवल यानी कि एसी परिपथ में, ठीक है, केवल एसी परिपथ में होता है, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि ट्रांसफार्मर का कार्य जो होता है यानी कि एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को यानी कि उच्च वोल्टेज यानी कि एसी वोल्टेज में बदलना, ठीक है। अगला सवाल है कि रेक्टिफायर का प्रयोग जो होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। अगला हमारा सवाल है कि फ्यूज के तार बना होता है शीशा और टीन का। अगला सवाल है कि टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। अगला सवाल है कि टेलीफोन के आविष्कारक थे यानी कि ग्राहम बेल, ठीक है, ग्राहम बेल। अगला जो हमारा सवाल है कि घरेलू फ्यूज का तार होता है, तो दोस्तों निम्न यानी कि निम्न गलनांक का। अगला सवाल है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, तो दोस्तों यूरेनियम का, ठीक है, यूरेनियम का, ठीक है। अगला जो सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है कि कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों कोबाल्ट 60 को, ठीक है। अगला सवाल है कि कोबाल्ट पाया जाता है, तो दोस्तों विटामिन B12 में। अगला सवाल है कि कैंसर का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों वनकोलॉजी, ठीक है। अगला सवाल है कि यानी कि कीमोथेरापी का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों कैंसर के इलाज में किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि कैंसर की प्रसिद्ध दवा यानी कि टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, तो दोस्तों यानी कि यू से, ठीक है। अगला सवाल है ORT यानी कि ORT चिकित्सा किससे संबंधित है, तो दोस्तों अतिसार, ठीक है, अतिसार। अगला हमारा सवाल है कि यानी कि ग्लोकोम या ट्रोकोम बीमारी है, तो दोस्तों यानी कि आंखों की बीमारी है। अगला सवाल है कि डिप्थीरिया रोग से ग्रसित अंग होता है दोस्तों गला, ठीक है। अगला सवाल है कि एथलीट फूड रोग होता है दोस्तों फंगस में, यानी कि फंगस में। अगला सवाल कि HIV की जांच के लिए होता है, तो दोस्तों एलिसा टेस्ट, ठीक है, एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। यानी कि HIV की जांच के लिए हम होता है यानी कि एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। HIV के द्वारा होने वाला रोग होता है एड्स, ठीक है। अगला सवाल की यानी कि सार्स है एक यानी कि सार्स क्या है दोस्तों, एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। अगला सवाल कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, यानी कि डायोप्टर होता है। अगला सवाल की डायोप्टर होता है। अगला सवाल की ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला होता है। अगला सवाल की अपेक्षिक आर्द्रता की मात्रा होता है यानी कि हाइग्रोमीटर होता है, ठीक है, हाइग्रोमीटर होता है। अगला जो हमारा सवाल की आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है दोस्तों यानी कि हाइड्रोमीटर से, यानी कि हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगला सवाल की बर्फ की यानी कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा है दोस्तों 80 किलो कैलोरी, ठीक है। अगला सवाल की डॉल्फर प्रभाव यानी कि संबंधित है तो दोस्तों ध्वनि से। अगला सवाल है कि समुद्री दूरी मापने की इकाई को हम क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि नॉटिकल मील, ठीक है, नॉटिकल यानी कि मील हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि pH मान का निर्धारण किया जाता है, तो दोस्तों यानी कि सोरेंस ने, ठीक है। अगला सवाल है कि उदासीन विलयन का pH मान होता है 7, कितना होता है 7 होता है। अगला सवाल है कि अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, और लेकिन क्षारीय विलयन का pH मान 7 से
अधिक होता है। इसी प्रकार शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7.0 होता है। अम्लों का स्वाद जो होता है वो किस प्रकार का होता है, तो दोस्तों खट्टा होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि क्षार का स्वाद होता है कड़वा होता है, यानी कि कड़वा यानी कि तीखा होता है। अगला सवाल है कि जल में घुलनशील भस्म यानी कि भस्म जो कहलाता है क्षार कहलाता है। अगला सवाल है कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है दोस्तों अम्ल। ठीक है, अगला सवाल है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार, लेकिन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। ठीक है, अगला सवाल है अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से होता है, दोस्तों हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अगला जो हमारा सवाल है कि प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र यानी कि प्राप्त किया जाता है, तो दोस्तों लाइकेन से। अगला सवाल है कि यानी कि निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है, तो दोस्तों 10⁻⁻5 सेमी। ठीक है, अगला सवाल है कोलाइट में यानी कि प्रक्षेपित कणों का आकार होता है दोस्तों यानी कि 10⁻5 से 10⁻7 सेमी। ठीक है, अगला सवाल है कि कार्बन के दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइड। अगला सवाल कि पेंसिल का शीशा बना होता है, तो दोस्तों ग्रेफाइड का। अगला सवाल कि किसी ठोस पदार्थ का बिना यानी कि बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित कहलाता है, तो दोस्तों ऊर्ध्वाधरपातन। ठीक है, ऊर्ध्वाधरपातन। ठीक है, अगला सवाल है कि कपूर को शुद्ध किया जाता है यानी कि ऊर्ध्वाधरपातन द्वारा। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल है कि भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व को हम ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम जो क्या बोलते हैं, U-238। ठीक है, अगला सवाल है कि लोहा का यानी कि निष्कर्षण होता है, तो दोस्तों हेमेटाइट से। ठीक है, अगला सवाल है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, तो दोस्तों बॉक्साइट से। ठीक है, बॉक्साइट से। अगला जो हमारा सवाल है कि तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पैरॉक्स यानी कि क्या होता है, यानी कि पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स से। ठीक है, कॉपर पायराइट्स से। ठीक है, अगला सवाल है कि तरंगदैर्घ्य का एसआई यानी कि यूनिट क्या होता है, तो दोस्तों एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, एंगस्ट्रम होता है, क्या होता है। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में क्या कहा जा रहा है कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों यानी कि डाइक्लोरो यानी कि डाइफिनाइल यानी कि टेट्राक्लोरो यानी कि क्लोरोथाई यानी कि क्लोरो इथेन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल यानी कि ट्राइक्लोरो इथेन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों टीएनटी यानी कि टीएनटी का पूरा नाम जो है यानी कि ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कि आरडीएक्स का पूरा नाम हो जाएगा यानी कि रिसर्च एंड डेवलप यानी कि एक्सप्लोसिव हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लोसिव हो जाएगा। ठीक है, आरडीएक्स का अन्य नाम है यानी कि साइक्लोनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों डायनामाइट्स का मुख्य अयस्क यानी कि अव्यय क्या है, तो दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि डीडीटी का यानी कि कीटनाशक बनाया जाता है, तो दोस्तों क्रॉल का। ठीक है, यानी कि क्रॉल से। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल है कि यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है, तो दोस्तों यूरेनियम का प्रमुख अयस्क होता है यानी कि पीच ब्लेड। ठीक है, पीच ब्लेड। अगला सवाल है कि टैप रिकॉर्डर की टैप यानी कि लेपित होती है, तो दोस्तों यानी कि पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। ठीक है, अगला सवाल कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक यानी कि किया था, तो दोस्तों यानी कि जोसेफ यानी कि एस्फीडन ने। ठीक है, एस्फीडन ने। अगला सवाल है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि चूना, सिलिका तथा यानी कि एलुमिना। ठीक है, अगला सवाल कि पीतल मिश्र धातु है, तो दोस्तों तांबा एवं जास्ता का। अगला सवाल है कि सोना यानी कि सोने का आभूषण बनते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है दोस्तों तांबा और धातु को। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल है कि स्टील को कठोरता प्रदान के लिए यानी कि मिलाई जाती है, तो दोस्तों क्रोमियम को मिलाया जाता है। तो दोस्तों अगला सवाल है कि सोना का यानी कि लैटिन नाम क्या है, यानी कि लैटिन नाम जो है यानी कि ओरम यानी कि AU हो जाएगा उसका संकेत। ठीक है, अगला सवाल है कि चांदी का लैटिन नाम है दोस्तों अर्जेटम हो जाएगा, AG हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों सोना चांदी के अशुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, N यानी कि NH2O3। ठीक है, N यानी कि HNO3 हो जाएगा। ठीक है, HNO3
NaCO3 हो जाएगा हमारा, ठीक है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों सोडियम यानी कि बाइकार्बोनेट है, ठीक है, बाइकार्बोनेट हो जाएगा, यानी कि NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की धोन यानी कि धोन सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, यानी कि Na2CO3 हो जाएगा, ठीक है, Na2CO3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का यानी कि धोन सोडा का रासायनिक नाम, ठीक है। अगला सवाल है कि कपड़े के जंग यानी कि कपड़े के जंग धोए हटाने से यानी कि धोबे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो दोस्तों यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल का, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का, ठीक है। अगला सवाल है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो दोस्तों यानी कि ऑक्टेन नंबर से, ठीक है, ऑक्टेन नंबर से। अगला सवाल कि पेट्रोल मिश्रित होती है, तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन का। अगला सवाल कि पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं, तो दोस्तों वंजक यानी कि आसवन विधि द्वारा, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि हाइड्रोकार्बन के यानी कि प्राकृतिक स्रोत जो है कच्चा तेल है, ठीक है, कच्चा तेल हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि गैसोहॉल मिश्रण है, तो दोस्तों पेट्रोल तथा इथेनॉल का, ठीक है, एक पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻12 सेकेंड होता है। अगला सवाल है कि परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10⁻10 यानी कि 10⁻10 मीटर होती है। अगला सवाल है कि परमाणु नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। अगला सवाल है कि नाभिक का आकार जो यानी कि आकार जो होता है 10⁻15 मीटर होता है। अगला सवाल है कि 1 जूल जो बराबर होता है 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि 1 न्यूटन के बराबर कितना होता है, यानी कि 10⁻5 डाइन होता है। अगला सवाल है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है यानी कि 0.001 मिमी के बराबर होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि यानी कि वेल्डिंगन में प्रयुक्त गैस है, यानी कि वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है, तो दोस्तों वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है, तो दोस्तों एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन, ठीक है। अगला सवाल है, अगला क्या सवाल है दोस्तों, अगला जो हमारा सवाल है कि यानी कि गोताखोर यानी कि सांस लेते हैं, तो दोस्तों ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण से, ठीक है, यानी कि गोताखोर सांस लेते हैं दोस्तों ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण से, ठीक है। अगला सवाल है कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। अगला सवाल है कि डबल रोटी बनाने के प्रयोग होता है, तो दोस्तों यानी कि ईस्ट का, ठीक है, ईस्ट का हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल है, अगला जो हमारा सवाल है कि यानी कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन क्या था, तो दोस्तों डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, ठीक है, बर्नार्ड द्वारा, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने के श्रेय यानी कि जाता है, तो दोस्तों डॉक्टर यानी कि वेणुगोपाल को, ठीक है। अगला सवाल है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक यानी कि सर्जरी का जनक कौन है, तो दोस्तों यानी कि जोसेफ यानी कि लिस्टर, ठीक है। अगला सवाल कि हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है, तो दोस्तों यूग्लिन कहलाता है। अगला सवाल कि मछलियों में श्वसन होता है, तो दोस्तों यानी कि गिल्स द्वारा, ठीक है। अगला जो सवाल है कि मछली का लीवर यानी कि भरपूर होता है, तो दोस्तों विटामिन डी से, ठीक है। अगला सवाल है कि आयुष यानी कि ऑक्टोपस, ठीक है, यानी कि ऑक्टोपस एक क्या है, तो दोस्तों यानी कि मृदु यानी कि क्वची है, ठीक है, मृदु क्वची है। अगला सवाल है कि डायनासोर यानी कि डायनासोर थे, तो दोस्तों मेसोजाइक यानी कि सरीसृप था। अगला सवाल की यानी कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो दोस्तों यानी कि अस्थनि में। अगला सवाल की सबसे बड़ा अस्थनि है, तो दोस्तों ब्लू नीला यानी कि हेल हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि रेशम यानी कि रेशम के कीड़े यानी कि रेशम के कीड़े, ठीक है, यानी कि रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं, तो दोस्तों सेरिकल्चर को बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल कि एंटोमोलॉजी अध्ययन को हम बोलते हैं कीटों का, ठीक है, यानी कि एंटोमोलॉजी कीटों को बोलते हैं, ठीक है, कीटों के अध्ययन को बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल कि पक्षी के अध्ययन को बोलते हैं यानी कि ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, और यानी कि ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, पक्षी के अध्ययन को बोला जाता है। अगला सवाल कि जनसंख्या के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो दोस्तों डेमोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, जनसंख्या के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो दोस्तों
डेमोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि अस्थियों का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, अस्टियो यानी कि अस्टियोलॉजी, ठीक है, अस्टियोलॉजी बोलते हैं। अगला सवाल है कि सेलुलर और यानी कि मालिकुलर जीव के यानी कि जीवों का केंद्र स्थित होता है तो दोस्तों हैदराबाद में, ठीक है, यानी कि हैदराबाद में। अगला जो हमारा सवाल है कि सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट एंड यानी कि डायग्नोस्टिक अवस्थित है तो दोस्तों हैदराबाद में, ठीक है। अगला सवाल है कि घी और दूध का पीला रंग का कारण क्या है तो दोस्तों कैरोटीन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि घी में वासा का मात्रक होती है दोस्तों 99%, ठीक है। अगला सवाल है कि दूध में वासा यानी कि मापने का यंत्र होता है तो दोस्तों यानी कि ब्यूटा यूरोमीटर, ठीक है। अगला सवाल है कि पुरुष की नसबंदी यानी कि नसबंदी क्या कहलाती है तो दोस्तों यानी कि जो पुरुषों में जो नसबंदी होती है उसे हम क्या कहते हैं तो दोस्तों यानी कि वेस्कोटोमी, ठीक है। अगला सवाल है कि स्त्री के नसबंदी को हम क्या बोलते हैं तो दोस्तों ट्यूबेस्ट यानी कि ट्यूबेस्कोटोमी, ठीक है, ट्यूबेस्कोटोमी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ट्यूबेकोटमी हो जाएगा, ठीक है, ट्यूबेकोटमी, ठीक है, यानी कि ट्यूबेकोटमी, ठीक है, ट्यूबेकोटमी हो जाएगा। और पुरुष के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, पुरुष के अध्ययन को वेस्कोटमी हो जाएगा, ठीक है, वेस्कोटमी हो जाएगा। और यहाँ पे स्त्री के अध्ययन को हम कहते हैं यानी कि ट्यूबेकोटमी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की यानी कि आहार नाल में रिसर्च सेंटर के पाचन यानी कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन, ठीक है, यानी कि स्टार्च के जो पाचन में अंतिम उत्पाद है तो दोस्तों यानी कि माल्टोज हो जाएगा, ठीक है, माल्टोज हो जाएगा, ठीक है, माल्टोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा। सवाल में कहा जा रहा है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन के अंतिम उत्पाद है तो दोस्तों माल्टोज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि माल्टोज हो जाएगा। अगला सवाल है कि लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है तो दोस्तों आंसू को। अगला सवाल कि एटीपी का निर्माण घटक है तो दोस्तों यानी कि फ्रक्टोस हो जाएगा, ठीक है, फ्रक्टोस। अगला सवाल है कि मानव जगत के सबसे बड़ा संघ कौन सा है तो दोस्तों ऑर्थोपोडा, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी है यानी कि शुतुरमुर्ग, ठीक है। अगला सवाल कि दूरबीन का आविष्कारक जो है यानी कि गैलीलियो है, ठीक है। अगला सवाल कि धूप के चश्मे की क्षमता जो होती है 0 डायोप्टर होती है, ठीक है। अगला सवाल कि वस्तु की मात्रा बदलने पर यानी कि अपरिवर्तित रहेगा घनत्व, ठीक है। अगर वस्तु की मात्रा बदलेंगे तो हमारा घनत्व जो रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है तो दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है। अगला सवाल है कि सोनार प्रयोग किया जाता है दोस्तों यानी कि जो सोनार है यानी कि सोनार का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों नौ संचालकों द्वारा, ठीक है, नौ संचालकों द्वारा। अगला सवाल की लेंज का नियम आवश्यक है तो दोस्तों ऊर्जा के संरक्षण के लिए। अगला सवाल की हॉर्न सिल्वर अयस्क है तो दोस्तों चांदी का, ठीक है, चांदी का। अगला हमारा सवाल की यानी कि चांदी का निष्कर्षण होता है तो दोस्तों अर्जेंटाइट से, ठीक है, अर्जेंटाइट से। अगला सवाल कि साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। अगला सवाल कि समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लौन है तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अगला सवाल है कि चूने के पानी को यानी कि दूधिया कर देता है तो दोस्तों कौन कर देता है तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। दोस्तों अगला सवालों में कहा जा रहा है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों एथिल एसीटेट का, ठीक है। अगला सवाल है कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस होती है तो दोस्तों एसिटिलीन होती है, ठीक है। अगला सवाल है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है तो दोस्तों C12 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि रेडियो सक्रियता की इकाई जो होती है यूरिक होती है, ठीक है, यूरी यानी कि क्यूरी होती है, ठीक है, क्या होती है, रेडियो सक्रियता की इकाई जो होती है क्यूरी होती है, ठीक है। अगला सवाल कि हाइड्रोजन के यानी कि समस्थानिक की संख्या है 3, ठीक है, 3 हो जाएगा, ठीक है। चूना यानी कि जो चूना एस्टोन होता है, ठीक है, यानी कि चूना एस्टोन की रासायनिक नाम जो है दोस्तों यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, ठीक है। अगला सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यानी कि फॉर्मूला होता है CaSO4 यानी कि 1/2 H2O, ठीक है, का रासायनिक नाम जो है मेरे प्यारे दोस्तों कैल्शियम सल्फेट यानी कि हाइड्रेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होता है दोस्तों यानी कि फफूंदी से, ठीक है।
अगला सवाल है कि सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं तो दोस्तों यानी कि प्लेटिनम को, ठीक है, प्लेटिनम को कहते हैं। अगला सवाल है कि द्रव सोना कहलाता है तो दोस्तों पेट्रोलियम कहलाता है, ठीक है, पेट्रोलियम। अगला सवाल है कि न्यूट्रॉन वोल्ट यानी कि वोल्ट इकाई है तो दोस्तों ऊर्जा का, ठीक है। अगला सवाल है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4, ठीक है, क्या होता है CaSO4 इंटू 2 यानी कि 2H2O, ठीक है, 2H2O। अगला सवाल है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है त्वचा होता है, ठीक है, क्या होता है त्वचा होता है। अगला सवाल है कि त्वचा का रंग किसके कारण यानी कि किसके कारण होता है दोस्तों, त्वचा का रंग किसके कारण होता है तो दोस्तों यानी कि मेलानिन, ठीक है, मेलानिन, ठीक है। अगला सवाल है कि त्वचा की ऊपरी सतह को हम क्या बोलते हैं तो दोस्तों एपी यानी कि एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऊतकों का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं तो दोस्तों हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल कि हरित गृह प्रभाव से संबंधित है तो, ठीक है, यानी कि हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस को हम क्या बोलते हैं CO2 बोलते हैं। और दोस्तों कॉफ़ी प्राप्त की जाती है तो दोस्तों बीजों से, ठीक है। अगला सवाल है कि नोबेल का तेल कहलाता है दोस्तों, नोबेल का तेल कहलाता है तो दोस्तों ट्राई नाइट्रो यानी कि ग्लिसरीन, ठीक है। अगला सवाल है कि रेनकोट यानी कि रेनकोट बनाया जाता है तो दोस्तों पॉलीकार्बोनेट से, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट से। अगला सवाल है कि प्राकृतिक रबर का जो बहुलक होता है आइसोप्रीन का यानी कि आइसोप्रीन का। अगला सवाल है कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यानी कि ल्यूमेन की इकाई जो होती है यानी कि ज्योति फ्लक्स का, ठीक है। अगला सवाल है कि कैंडिला मात्रक होता है दोस्तों ज्योति तीव्रता का, ठीक है। अगला सवाल जो मेरा है पाराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है तो दोस्तों ओजोन परत। अगला सवाल है कि एक्सरे को खोजकर्ता कौन है तो दोस्तों WC यानी कि रोएंटनजन, ठीक है। अगला सवाल कि एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही यदि एकाएक खड़ी हो जाए तो यानी कि दोलन काल कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोलन जो काल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है जब किसी गतिमान पिंड की गति को यानी कि गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा दोस्तों आधा, कितना होगा, आधा होगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय जो होगा वो आधा हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि पायरिया जो बीमारी होती है वो मसूड़े में होती है, ठीक है, दांतों में, ठीक है, दांतों के मसूड़े में होती है। अगला सवाल है कि एनीमिया रोग जो होता है वो दोस्तों लोहे की कमी से होती है, ठीक है, एनीमिया रोग होता है दोस्तों लोहे की कमी से, ठीक है। अगला जो सवाल है कि सिर का मिश्रण है दोस्तों पानी और एसिटिक अम्ल का, ठीक है। अगला सवाल है कि कार्य करने की दर कहलाती है दोस्तों शक्ति। अगला हमारा सवाल है कि शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है या जूल प्रति सेकंड होता है। अगला सवाल है कि आंख यानी कि आंख का रेटिना कार्य करता है दोस्तों यानी कि कमरे में फिल्म की तरह, ठीक है। अगला सवाल है कि दो यानी कि न्यूरॉन की बीच की जगह को हम क्या बोलते हैं यानी कि साइनेप्स बोलते हैं। अगला सवाल है कि विद्युत बैटरी का आविष्कारक किया था तो दोस्तों वोल्टा ने, ठीक है। अगला सवाल है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 207 होती है दोस्तों। अगला सवाल है कि भुवनेश वर्ण कार्य करता है यानी कि वनर कार्य करता है तो दोस्तों यानी कि बर्नौली के सिद्धांत पर, ठीक है, बर्नौली के सिद्धांत पर। अगला सवाल है कि पानी का बुलबुला चमकता है तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। इसी प्रकार दोस्तों हुक्स का नियम जो है यानी कि प्रतिबल यानी कि प्रतिबल प्रति विकृत, ठीक है, बराबर E होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है दोस्तों नमक को बर्फ के यानी कि साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है दोस्तों घटता है, ठीक है, क्या होता है, घटता है दोस्तों। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के जनक को हम क्या बोलते हैं यानी कि एडम यानी कि सीथम, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का तो दोस्तों विकासशील यानी कि सीली, ठीक है, विकासशील हो जाएगा। अगला सवाल कि द्वितीय विश्व यानी कि शब्द प्रयुक्त होते हैं तो दोस्तों विकासशील देश के यानी कि संदर्भ में, ठीक है। अगला सवाल है कि पूंजीवाद तथा समाजवाद अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश यानी कि क्रमशः अमेरिका तथा रूस है, ठीक है। विश्व का सबसे अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, ठीक है। अगला सवाल है कि विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है यानी कि चीन की। अगला सवाल है कि सकल घरेलू यानी कि उत्पाद की दृष्टि से यानी कि भारत का विश्व में स्थान है कौन सा, 10वां, ठीक है। अगला सवाल है कि क्रय शक्ति यानी कि क्षमता यानी कि PP के आधार पर भारत का अर्थव्यवस्था का विश्व का स्थान जो है 3रा है, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश
था तो दोस्तों फ्रांस। ठीक है, अगला सवाल कि भारत में अर्थव्यवस्था मिश्रित होता है। ठीक है, अगला सवाल कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ जो होता है निजी तथा सर्वाधिक क्षेत्रों यानी कि क्षेत्रों का यानी कि अस्तित्व। ठीक है, अगला जो सवाल है कि मिश्र अर्थव्यवस्था का प्रारंभ जो हुआ था 1948 में हुआ था। मानव विकास रिपोर्ट जो जारी करता है दोस्तों 1990 से। ठीक है, जो जिसे हम क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP। ठीक है, अगला हमारा सवाल है कि मानव विकास सूचांक यानी कि HDI का यानी कि आकलन का आधार है तो दोस्तों यानी कि जीवन प्रत्याश यानी कि प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति का आय। ठीक है, अगला सवाल कि HDI 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान यानी कि 135वां से यानी कि 135वां यानी कि 187 देशों में। ठीक है, 187 देश में 135वां स्थान था। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल है कि मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार यानी कि मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान कौन था तो दोस्तों क्रमशः यानी कि नॉर्वे तथा यानी कि नाइजर। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HDR जारी की गई तो दोस्तों अप्रैल 2002 में। ठीक है, अप्रैल 2002 में। अगला सवाल है कि भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है तो दोस्तों आयोजन आयोग। ठीक है, अगला सवाल है कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला यानी कि जारी करने वाला भारत का पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया तो दोस्तों 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, अगला हमारा सवाल है कि राष्ट्रीय आय सीमित का गठन जो हुआ था अगस्त 1949 में। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आय यानी कि समिति ने यानी कि अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी तो दोस्तों 1951 में। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आय एक प्रवाहक यानी कि स्टॉक है नहीं, स्टॉक नहीं। ठीक है, स्टॉक नहीं, राष्ट्रीय आय एक प्रवाहक या स्टॉक नहीं। अगला सवाल है कि यानी कि हिंदू वृद्धि दर संबंधित है तो दोस्तों राष्ट्रीय आय से। अगला सवाल है कि हिंदू वृद्धि का दर यानी कि अवधारणा की प्रतिपादक थे तो दोस्तों यानी कि प्रोप्राइटर राजकृष्ण। अगला सवाल है कि कृष्ण यानी कि किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का यानी कि सर्वश्रेष्ठ यानी कि सूचक होती है तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय का। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आय के अनुसार का सबसे पहला सरकारी यानी कि अनुमान दिया गया तो दोस्तों 1948 से 1949 में। ठीक है, अगला हमारा सवाल है कि राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापन यानी कि मापक है तो दोस्तों साधन यानी कि लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक यानी कि NNP। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय के यानी कि गणना का आधार वर्ष है तो दोस्तों 2011 से 2012 यानी कि 2015 से। ठीक है, अगला सवाल कि वर्ष 2014 से 2015 में भारत की राष्ट्रीय आय कृषि क्षेत्र का योगदान है तो दोस्तों कितना योगदान है तो दोस्तों 17.6%। ठीक है, 17.6%। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो